Assalamu alaikum. I'm your own Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. आज से हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हमने डेवलपमेंट एंड एजिंग की बात की, बाकायदगी से वो यूनिट कंप्लीट किया, क्वेश्चन भी सॉल्व किए और आज से ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल सा यूनिट और मुझे पर्सनली काफी यूनिट मेरे पसंदीदा यूनिट में से एक यूनिट ये भी है इनहेरिटेंस। और इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डीएनए की। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम देखेंगे जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल की बात करेंगे, ड्रोसोफिलाई के बारे में देखेंगे, जीन इंटरेक्शन क्या होता है, ये जीन सिस्टोन का मतलब क्या होता है, और आज हम जीन के लिए कौन कौन से टर्म यूज करते हैं जरूर देखेंगे वो। इसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने सुनी हो। ब्लड ग्रुप किस तरीके से डेवलप कर जाते हैं, क्या 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 लॉजिक छुपी हुई है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्किन कलर्स होते हैं, और ड्रोसोफिलाई को क्यों एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पर ज्यादा यूज किया जाता है, पी प्लांट के ऊपर क्या लॉजिक थी, बहुत सारी बातें करेंगे इस यूनिट में हम। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस की भी बात की जाएगी। वेल, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स। इसके अलावा ग्रेगोर जॉन मेंडल की बात करेंगे कि किस तरीके से ये अपने टाइम में इनको वो वैल्यू, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई जो इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाद में इनका काम किस तरीके से डिस्कवर हुआ वो भी हम देखेंगे जरूर। ओके, सो एक पॉजिटिव सोच के साथ आपके लिए आपके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को समझने से पहले हम जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, सो जेनेटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। देन वन बाय वन इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू द ऑफस्प्रिंग इज व्हाट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। पेरेंट्स के कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग्स में, वालिदैन के कैरेक्टर्स का औलादों में ट्रांसफर होना, ये कहलाता है हेरिडिटी। ठीक है, जिस तरीके से हम इंसान जो है इंसान से इंसान के बच्चे पैदा होते हैं, एलिफेंट जो है एलिफेंट से एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है, जो मैंगो प्लांट है उनसे मैंगो प्लांट के लिए ही सीड्स बनते हैं, तो ये होती है हेरिडिटी। दूसरा टर्म होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इट इज अ एक्ट और अ प्रोसेस बाय विच द हेरिडिटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो तरीका, वो अमल जिससे हेरिडिटी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। डन। अच्छा, उसके बाद तीसरा टर्म है वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब ये होता है दे आर द स्मॉलर डिफरेंसेस व्हिच एग्जिस्ट विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के मेंबर्स जो हैं उनके दरमियान स्मॉलर जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द वेरिएशन। अब स्पीशी क्या होता है? स्पीशी इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पीशी। और स्पीशी के अंदर ही, सेम स्पीशी के अंदर ही स्मॉलर डिफरेंसेस को वेरिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मीरपुर खास के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं, ठीक है, ये एक स्पीशी है, सबके सब इंसान है, सिमिलर तो नहीं है, उनमें जो डिफरेंसेस हैं यही कहलाती है स्पीशी। इसी तरीके से अब अगर हम एक इंसानों की स्पीशी ले लें, एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ले लें, एनिमल की ले लें, डॉग या कैट ले लें, तो अलग स्पीशी में तो डिफरेंस होते ही हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट विद इन द सेम स्पीशी में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो कहलाते हैं वेरिएशन। तो अब तक मैंने आपको क्या समझा दिया? मैंने आपको बताया है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज व्हाट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। एंड हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। डन। इनहेरिटेंस को समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर है वो हेरिडिटी है, जो प्रोसेस है इनके ट्रांसफर होने का वही इनहेरिटेंस है, जो हमारे यूनिट बिलव्ड यूनिट का नाम है इनहेरिटेंस। देन वेरिएशंस, स्मॉलर डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। और स्पीशी जो है, ये टर्म दिया था जॉन रेहे ने। स्पीशी का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये विलियम बैटिसन ने ये टर्म दिया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, विलियम बैटिसन ने ये टर्म क्वाइन किया था, विलियम बैटिसन।
जेनेटिक्स टर्म बैटिसन, ये सवाल पूछे जाता है। डन। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स को अलग अलग क्राइटेरिया की बेस पर डिवाइड किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखते हैं। On the basis of function, we have three kind of genetics. There is molecular genetics, there is transmission genetics, there is population genetics. अब दोनों कानों से बात सुनिए। molecular genetics का मतलब क्या होता है? Molecular genetics, it is a type of genetics in which we study the structure and function of gene at a molecular level. जीन की भी बात करेंगे, अलील्स की भी बात करेंगे, और जीन के लिए जो टर्म नाउ रिसेंटली यूज होते हैं उनकी बात भी करेंगे। अगर जीन के फंक्शन की, जीन के स्ट्रक्चर की मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी हो रही है तो वो कहलाती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंदर वी टॉक अबाउट दोस फिनोमेना व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाते हैं उनके लिए जो फिनोमेना, जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी बात इस ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में की जाती है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, population genetics, it is a type of genetics in which we discuss about the Mendel law and how do we apply them over the population. That is what is called the population genetics. Molecular genetics का मतलब जीन की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स इनमें हम वो प्रोसेस की बात करेंगे जिनसे ये हमें पता चलेगा किस तरीके से पेरेंट के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऐसी टाइप की जेनेटिक्स जिसमें हम मेंडल्स के लॉ को, जो हम बहुत सारे लॉ डिस्कस करने वाले हैं, देयर इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बात करेंगे। उनको किस तरीके से पॉपुलेशन पर अप्लाई करना है इस यूनिट के अंदर बात की जाएगी, और वही कहलाती है हमारी बिलव्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये तो हो गया इनके फंक्शन के बेस पर हमने टाइप्स बना ली जेनेटिक्स की। दूसरा एक और तरीका है जेनेटिक्स को डिवाइड करने का। पहले उस जेनेटिक्स की बात की जाती है जो मेंडल से पहले थी। ठीक है, मेंडल से पहले वाले जेनेटिक्स को प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल वाले जेनेटिक्स, जिस वक्त में मेंडल थे, हम देखेंगे कौन सा वो वक्त है, उसे मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडलिज्म कहा जाता है सिंपली। और वो जेनेटिक्स जो कि मेंडल के बाद, जो नाउ रिसेंटली हम फॉलो करते हैं, मेंडल के बाद बहुत सारी बातें मेंडल भी नहीं बता पाए थे। उस टाइम पे बहुत सारी उन चीजों की वजूहात हैं। एक तो वजह ये कि उस टाइम पर मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस नहीं थी। दूसरी बात ये कि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर पाना किसी चीज को पॉसिबल नहीं था। ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि मेंडल हर चीज वो समझ पाते जो हम आज समझ पाते हैं। डन। सो पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे उन्हीं वही प्रोसेस जो मेंडल नहीं बता पाए थे। डन। अच्छा, तो प्री मेंडेलियन वो जेनेटिक्स जो मेंडल से पहले थी। ब्लेंडिंग थ्योरीज है इसके अंदर, ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस। I love to mention the name of blending theories of inheritance. Blending theory of inheritance. Blending theory of inheritance अलग अलग थ्योरीज है। यहाँ पर हमारे पास मॉइस्ट वेपर थ्योरी है, वेपर फॉर्मेशन थ्योरी है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, और डार्विन की थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है, जर्मिनल क्वांटिटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी बाय अगस्ट विस्टमैन, ये भी है। लेकिन उन थ्योरी की डिटेल हमारी बुक में नहीं है तो हम भी डिस्कस करने वाले नहीं है। वर्बली मैंने आपको बता दी। इन ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कोई भी थ्योरी हो, ब्लेंडिंग थ्योरी, इनका कहना सिंपल ये है कि भाई पेरेंटल जो कैरेक्टर हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, ब्लेंड यानी मिक्स हो जाते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग। यानी अगर कोई मेल है, उसका कॉम्प्लेक्शन कलर जो है बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है, और फीमेल जो है उनका कॉम्प्लेक्शन बड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, दोनों मेरी करते हैं तो जो इनकी औलाद आएगी उनका कॉम्प्लेक्शन दोनों के मीडियम वाला होगा, ना ज्यादा फेयर होगा ना ज्यादा डार्क होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। तो ये मानना है ब्लेंडिंग थ्योरी का। ये लाजमी तो नहीं है कि हमेशा डार्क मेल और फेयर फीमेल हमेशा ऐसा कलर दें जो जिसका ऐसे कलर वाले इंडिविजुअल दें जिनका कलर मीडियम हो। ऐसा नहीं होता। तो ये ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं चल पाई। मेंडल जो है ना, मेंडल को बड़ा डाउट था इन ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर, और मेंडल ने इनको जो है कि डिस्प्रूव करके भी दिखाया। देखेंगे कैसे आगे हम। देन मेंडलिज्म में मेंडल की जो थ्योरीज है, मेंडल के जो लॉज है, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था, मेथड ऑफ स्टडी, उसकी बात करेंगे। और पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अंदर हम जीन इंटरैक्शंस की बात करेंगे। देयर इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, देयर इज इंटरजेनिक इंटरैक्शन, बात करेंगे उनकी डिटेल से आने वाले लेक्चर्स में। डन। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा मेंडलिज्म को। मेंडलिज्म, ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स,
फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनका नाम भी बड़ा इज्जत से लिया जाता है। मेंडल को अपने टाइम में वो वैल्यू, वो अहमियत नहीं मिल पाई जो इनको मिलनी चाहिए थी। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मेंडल ने अपने जो लॉज, अपनी जो रिजल्ट दिए थे, उन रिजल्ट्स के अंदर इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स और इतनी हार्ड मैथमेटिक्स मेंडल ने यूज करी थी जो कि तब के साइंटिस्टों के समझ से बाहर थी। उन्होंने मेंडल को फेल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी मेंडल कैसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई प्रूफ ही नहीं है। उस टाइम पे सही था। मेंडल ने जो कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडल को कुछ काम करने के लिए दिया था। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ निगेली। निगेली ने इनको एक प्लांट दिया था, हॉकवीट। हॉकवीट, आगे उसकी भी बात करेंगे। हॉकवीट पर मेंडल को कहा गया कि जो रिजल्ट आपने पी प्लांट पर प्रोड्यूस करे हैं वही हॉकवीट पर करके दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं था। हॉकवीट के अंदर वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं थे जो पी प्लांट के अंदर थे। मेंडल फेल हो गए रिजल्ट परफॉर्म कर पाना, और ये भी एक रीजन था कि मेंडल को इतनी अहमियत नहीं मिल पाई अपने टाइम पे। तीसरा, मेंडल ने जो जिस सोसाइटी के अंदर अपना काम पब्लिश करवाया था, उस सोसाइटी की चलत बड़ी कम थी। इतनी ज्यादा सर्कुलेशन ना होने की वजह से मेंडल का काम दूर दूर तक नहीं चल पाया। एक और, मेंडल के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस नहीं थी। अपनी बात ही दूसरों के सामने रख नहीं पाते थे, जिसकी वजह से भी मेंडल को जो है अहमियत नहीं मिल पाई। इसके अलावा मेंडल ने जिस टाइम पर, आप दोनों कानों से बात सुनना, मेंडल ने जिस टाइम पर अपना काम पब्लिश करवाया 1860 समथिंग, उस टाइम पर डार्विन, एक साइंटिस्ट है जिनके एवोल्यूशन में बात करेंगे, फादर ऑफ एवोल्यूशन जिन्हें कहा जाता है, डार्विन ने भी अपना काम दिया था। डार्विन ने भी अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन जो है उन्होंने पब्लिश की थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसानों ने जबकि लोगों ने ये समझा कि इंसान, एप, मंकी, चिंपैंजी, ओरेंगुटन ये सब रिलेटेड हैं। उस टाइम पे चर्च का भी जो है कि चर्च के भी बहुत ज्यादा दबदबा था, और इंसानों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई कि आप मंकीज को, ओरेंगुटन, चिंपैंजी और इंसानों को एक साथ एक जैसा मान रहे हो। तो डार्विन के साथ तो पूरी की पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसका ध्यान डार्विनिज्म की तरफ था। मेंडल की बात इस वजह से उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ दबके रह गई। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके आगे हम बात करेंगे, जिनकी वजह से मेंडल का काम पब्लिश नहीं हो पाया और इतनी अहमियत इनको मिल नहीं पाई। लेकिन अपने दोस्त को इन्होंने जरूर कहा था कि एक वक्त आएगा कि मेरा काम भी जो है वो लोग इसको सराहेंगे और मानेंगे और मुझे वो अहमियत जरूर मिलेगी जो आज इनको मिली। वेल, मेंडल, थोड़ी सी बात करते हैं। 1820s में पैदा हुए। इन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन की थी। मोनेस्ट्री हम चर्च को कह रहे होते हैं क्योंकि पहले के टाइम पर चर्च में ही कल्चरल प्रैक्टिसेस, एजुकेशन और जो चीजें भी होती थी वहां पर चर्च के अंदर की जाती थी। तो मेंडल ने मोनेस्ट्री ज्वाइन करी। मेंडल वहां पे पढ़ाते भी थे और एजुकेशन भी लेते थे। मेंडल ने टीचिंग के लिए कुछ पेपर्स होते थे, कुछ एग्जाम्स होते थे। मेंडल ने वो एग्जाम भी दिए, लेकिन मेंडल उन एग्जाम्स में कामयाब नहीं हो सके और फेल हो गए। ये वापस आ गए, इन्होंने फिर से आके इस मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया। और मेंडल को, जैसे मैंने आपको कहा ना, मेंडल को डाउट था इन ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। इस वजह से मेंडल ने अपने ही गार्डन जो इनके चर्च के पीछे है, अब तक मौजूद है, अब तो काफी मॉडिफाई कर दिया है, वहां वहां जो है पी प्लांट पर काम करना शुरू कर दिया। मेंडल जो है वो कुछ लकी रहे, क्योंकि दो चीजों में ये बड़े लकी रहे। एक तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल और दूसरा मेथड ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी। आज हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल को देख लेंगे। एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मॉडल था पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है पैसियम सिटावियम। पी प्लांट, इट इज पैसियम सिटावियम। मेंडल ने पी प्लांट को चुना। अच्छा, मेंडल बड़े लकी थे इस प्लांट को चुनने के बाद। उसकी वजह यह है कि इस पी प्लांट के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मौजूद है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब टॉल स्टेम वाले प्लांट भी हैं, डॉर्फ स्टेम वाले प्लांट भी हैं, फ्लावर एक्सियल पोजीशन वाले भी हैं, टर्मिनल पोजीशन वाले भी हैं। दोनों कलर से सुनना है आपको। फ्लावर में कुछ का कलर पर्पल है तो कुछ का कलर व्हाइट है। व्हाइट कलर नहीं बना सकते थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऑरेंज यूज कर लिया है। पॉड की शेप इनफ्लेट भी है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड भी है। पॉड का कलर ग्रीन भी है तो येलो भी है। सीड की शेप राउंड है तो रिंकल्ड भी है। सीड का कलर ग्रीन है तो येलो भी है। यानी प्योर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर मौजूद है। ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर दूसरे हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो ये लाजमी नहीं होता। जब कभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल ले रहे होते हैं तो हम इस चीज की श्योरिटी ले लेते हैं कि उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो। नंबर 2, उनकी देखभाल करना आसान हो, लुक आफ्टर केयर करना आसान हो।
साइज में बड़े हो, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे फिनोमिनन इजी हो उनमें करना, कम कल्चरल मीडियम चाहिए हो, बहुत ही जल्दी उनकी अगली जनरेशन आ जाती हो, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होने चाहिए, वो सारे के सारे कैरेक्टर मेंडल को इस पी प्लांट में मिल गए। इस वजह से मेंडल कुछ लकी रहे अपना सिलेक्शन में, इस प्लांट के सिलेक्शन में मेंडल जो है थोड़ा लकी रहे। मेंडल ने इस प्लांट का सिलेक्शन किया। अब जो है कि मेंडल ने एक्चुअल ब्रीडिंग परफॉर्म करनी थी, वो हम मेथोडोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म समझाना चाहूंगा जरूर। मेंडल ने क्या क्या करेक्टर लिए थे इस पी प्लांट के अंदर। उससे पहले मैं आपको करेक्टर की ये मिडिल की हमने थोड़ी सी ड्राइंग बनाई है आपके लिए। ठीक है जी, करेक्टर और ट्रेट के दरमियान समझा देता हूं डिफरेंस क्या होता है करेक्टर एंड ट्रेट। करेक्टर इट इज अ इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी फीचर, कोई भी खासियत किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये करेक्टर होता है। देन एंड द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दिस करेक्टर इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेट। एग्जांपल से समझते हैं। देखें, एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर की लेंथ ये उसका करेक्टर है। अब लेंथ टॉल है या शॉर्ट है, ये ट्रेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन स्किन कलर, ये एक करेक्टर है। स्किन डार्क है या लाइट है, ये ट्रेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन हाइट जो है ये करेक्टर है। हाइट टॉल है या शॉर्ट है, ये ट्रेट है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीड की शेप ये करेक्टर है, लेकिन सीड येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है, ये ट्रेट है। सो यू आर गेटिंग मी। मैं आपको बता रहा हूं कि करेक्टर का मतलब कोई भी इनहेरिटेबल फीचर अगली जनरेशन में जो जा सकता हो वो होता है करेक्टर, और उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं ट्रेट। ठीक है, तो मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे। ठीक है, 7 करेक्टर लिए थे, उनके ट्रेट अलग अलग थे। कौन कौन से करेक्टर थे? देयर इज स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। जब आप डायग्राम्स देख लेते हैं ना तो याद रखने का तरीका, याद रखने में भी आसानी रहती है। अच्छा, अब स्टेम लेंथ, इनको पी प्लांट के अंदर 2 तरह के प्लांट देखे, एक वो जिनकी स्टेम की लेंथ टॉल थी, दूसरे थे ड्वार्फ। ठीक है, हम डोमिनेंट रिसेसिव को भी समझते हैं। दूसरे फ्लावर पोजीशन, कुछ प्लांट में एक्सियल थी, एक्सियल यानी साइड पर, और कुछ में टर्मिनल थी, बिल्कुल टिप पर। डन। फ्लावर का कलर कुछ में तो वायोलेट था यानी पर्पल था, तो कुछ में व्हाइट था। पॉड की शेप किसी में ज्यादातर में इन्फ्लेटेड थी, तो कुछ में कॉन्स्ट्रिक्टेड थी। अच्छा जी, इसी तरीके से पॉड का जो कलर है वो कुछ में तो ग्रीन था लेकिन कुछ में येलो था। ठीक है, सीड की शेप कुछ में राउंड तो कुछ में रिंकल्ड, और सीड का कलर कुछ में ग्रीन तो कुछ में येलो। सो यू आर गेटिंग मी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से देखें अलग अलग ट्रेट के, आई मीन अलग अलग करेक्टर के अलग अलग ट्रेट्स मौजूद हैं। डन। मेंडल को ये सारे के सारे करेक्टर स्टडी करने का मौका मिला इस पी प्लांट के अंदर। अच्छा, अब डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, आगे डिटेल से इसकी बात की जाएगी। देखें, वो करेक्टर जो आगे हम क्रॉस करने के बाद, क्रॉसिंग के दौरान वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपेयर होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट करेक्टर। मार्क माय वर्ड्स, वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपेयर होते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं, और वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपेयर नहीं होते लेकिन F2 जनरेशन में अपेयर होते हैं उन्हें हम रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। तो यहां पर डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है? टॉल, जिसका मतलब F1 जनरेशन में अपेयर होगा। F1 जनरेशन क्या है, F जनरेशन क्या है, सबकी बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। डन। आप सिर्फ इतना याद रखो कि डोमिनेंट का मतलब ये कि जो F1 में अपेयर हो और जो F1 में अपेयर ना हो वो रिसेसिव करेक्टर है। तो यहाँ पर टॉल डोमिनेंट है, एक्सियल डोमिनेंट है, वायोलेट डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है। ग्रीन नहीं होना चाहिए, येलो होना चाहिए। जी हाँ, ये येलो है, येलो डोमिनेंट है। मैं अलग से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। और जो ग्रीन है, ग्रीन कलर का सीड, ये रिसेसिव होता है। ये आप जरूर सही करिएगा, रिसेसिव। डन। अच्छा जी, इसी तरीके से नीचे जो ड्वार्फ, ये रिसेसिव है, रिसेसिव है, रिसेसिव है, रिसेसिव है। यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रक्टेड
है और ये रिसेसिव है, ये येलो भी रिसेसिव है और ये ग्रीन कलर के जो सीड होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। आपको याद क्या रखना है, आपको इसमें कितने करेक्टर उन्होंने लिए मेंडल ने, और उनमें से डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। करेक्टर ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। आज हमारे पास इतना ही था, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।